Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is Forest and Wildlife Resources. It is the second chapter of 10th Geography. In this topic we will know about the forest and wildlife resources and know about that how forest and wildlife resources interrelated to human beings. So let's start the topic. We share this planet with millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales. तो जो ये हमारा प्लेनेट है जो कि अर्थ है, तो इस पर हम लाखों लिविंग बींग के साथ रहते हैं। तो इस प्लेनेट पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बैक्टीरिया तक, लीचन से लेके बेनियन ट्री, एलिफेंट से लेकर ब्लू वेल्स तक सारे कुछ मिल जाएंगे। एंड जो हम ह्यूमन है, हम इनके साथ रहते आए हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो जो ये एंटायर हैबिटेट है या जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगी, या कह सकते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी से घिरे हुए हैं। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। एंड जो ह्यूमन है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके क्या इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। एंड जो ये ह्यूमन है वह इस इकोलॉजिकल सिस्टम का ओनली पार्ट है, या कह सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वह इस इकोलॉजिकल सिस्टम का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो इट मीन्स कि इस अर्थ पे यह सारी चीज़ें मिलकर एक इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करती हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहती हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो यह सारे क्या है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि प्लांट हो गए, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एंड जो फौना है या कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, तो जिससे दोनों का एक इंटर रिलेशन बना रहता है। जैसे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा एंड जो लिविंग थिंग्स है या कह सकते हैं जो भी एनिमल्स हैं या ममल्स हैं, ये सभी ऑक्सीजन को इनपुट के फॉर्म में लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउटपुट देते हैं, और जो ये प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनपुट की फॉर्म में लेते हैं। एंड फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड्स। एंड जब हम इकोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो इट मीन्स कि जो अदर लिविंग थिंग्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड रहेंगी, तो इससे पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है। तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझ सकते हैं, यह एक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, तो यह इकोलॉजिकल सिस्टम का एक बेस है। एंड अब देखते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो फ्लोरा की कैटेगरी में आप प्लांट्स वेजिटेशन को रख सकते हैं एंड फौना में हम एनिमल बर्ड सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन सभी को हम फौना में रख सकते हैं। आई होप कि आपको फ्लोरा एंड फौना जो है क्लियर हो गया होगा। जैसे फ्लोरा में हमने किसको रखा, प्लांट एंड वेजिटेशन को, फौना में हमने एनिमल रख दिया, बर्ड रख दिया, या लीच हो गई, या कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं और उसके साथ ही वो फिजिकल मूवमेंट भी करते हैं, उसको हम फौना की कैटेगरी में रखते हैं। एंड इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी रिचेस्ट कंट्री है। एंड अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एंड दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। तो जो ये फ्लोरा एंड फौना है या इसकी जो डाइवर्सिटी है, तो जो हम ह्यूमन बीइंग है हमको ये है फ्लोरा एंड फौना किसमें ग्रांट में मिली हुई है। कह सकते हैं हम बहुत बड़े पैमाने पे इस पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में कई प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ये सारी चीज़ें जहाँ कहाँ से मिलती हैं, ये सब फ्लोरा के ही पार्ट हैं। अगर फौना की बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, ये सारे क्या करते हैं एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। And some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. तो जो 10% जो है फ्लोरा की स्पीसीज है एंड 20% जो है मैमल्स या कहें फौना की जो स्पीसीज है वो किस में है, थ्रेटेंड लिस्ट में है। अब देख लेते हैं जो इस कैटेगरी में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है वो कौन कौन सी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्पीसीज हैं जैसे चीता हो गया, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट है, तो ये सारे तो फौना में आ गए।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चीता हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, माउंटेन क्वेल हो गया, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं फ्लोरा की। तो जो फ्लोरा में क्रिटिकल कंडीशन में है या जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो देख लेते हैं। ये है मधुका इंसिग्नेस। ये जो मधुका इंसिग्नेस है ये क्या है, वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ है। तो आपने महुआ का नाम तो सुना ही होगा, तो यह है उसी की एक वेराइटी। एंड हवार्डिया हेप्टोन्यूरोन ये जो है स्पीसीज ऑफ ग्रास है, ये ग्रास की एक स्पीसीज है। तो ये दोनों फ्लोरा की स्पीसीज हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड अब देख लेते हैं वेनिसिंग फॉरेस्ट। वेनिसिंग फॉरेस्ट का मीन्स है कि जो खत्म हो रहे फॉरेस्ट हैं। तो इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। जैसे कि अब आगे देख लेते हैं हम। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कितना है, वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर, जो कि क्या है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 24.16% है। अब इसमें बात कर लेते हैं जो डेंस फॉरेस्ट है या जो घने वन है वो कितने हैं, 0.2% है। जो ओपन फॉरेस्ट है या जो खुले फॉरेस्ट है वो कितना है, 9.14% है। एंड जो मैंग्रोव है वो कितना है, 0.14%। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं जो कोस्टल एरिया हमारा जो या जो ओशियन या सी से लगा हुआ लैंड एरिया है, वहाँ पे जो है जो फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे उसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। तो जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी जो कि 2015 में आई थी, उसके हिसाब से डेंस फॉरेस्ट है वह कितना इंक्रीज हुआ था, वो हुआ था 3775 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो इंक्रीज हुआ था इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था कि हमने हमारे जो कंजर्वेशन मेजर्स थे या जो हमारा मैनेजमेंट था, जो प्लांटेशन का हमारा मैनेजमेंट था, उसके कारण ही ये जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो इतना इंक्रीज हो पाया है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो IUCN ने प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को जो कैटेगराइज किया है या उसका जो क्लासिफिकेशन किया है कितने पार्ट में किया है। सो थैंक यू।